हमारी YouTube वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बहादुर शाह द्वितीय के जीवन की सारी जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बहादुर शाह द्वितीय आमतौर पर उनके काव्य शीर्षक बहादुर शाह जफर द्वारा संदर्भित मिर्जा अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद का जन्म हुआ था और वह भारत के 20वें और अंतिम मुगल सम्राट के साथ साथ एक उर्दू कवि भी थे। वह दूसरे पुत्र और अपने पिता अकबर द्वितीय के उत्तराधिकारी थे, जिनकी मृत्यु 28 सितंबर 1837 को हुई थी। बहादुर शाह जफर के पिता अकबर द्वितीय अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए गए थे और वह अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने पिता की पसंदीदा पसंद नहीं थे। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर को निर्वासित कर दिया जब उसने लाल किले में अपने निवासी पर हमला किया। बहादुर शाह के लिए सिंहासन ग्रहण करने का मार्ग प्रशस्त किया। उनका शासन बहादुर शाह जफर ने एक मुगल साम्राज्य पर शासन किया जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक केवल दिल्ली शहर और पालम तक आसपास के क्षेत्र तक सिमट गया था। 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रमुख राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन गई। सैकड़ों राज्यों और रियासतों ने कंपनी द्वारा नियंत्रित क्षेत्र के बाहर अपनी भूमि को खंडित कर दिया। कंपनी सम्राट का सम्मान करती थी, जिसने उसे पेंशन प्रदान की थी। सम्राट ने कंपनी को दिल्ली से कर एकत्र करने और इसमें एक सैन्य बल बनाए रखने की अनुमति दी। जफर को कभी भी राज्य कला में कोई दिलचस्पी नहीं थी या कोई शाही महत्वाकांक्षा नहीं थी। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन्हें दिल्ली से निर्वासित कर दिया। बहादुर शाह एक प्रसिद्ध उर्दू कवि थे जिन्होंने कई उर्दू गज़लें लिखी थी, जबकि उनकी कृति का कुछ हिस्सा 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान खो गया था या नष्ट हो गया। एक बड़ा संग्रह जीवित रहा और कुलियत जफर में संकलित किया गया। अदालत में मिर्जा गालिब, दाग दहलवी, मोमिन खान मोमिन और मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ सहित कई प्रसिद्ध उर्दू विद्वानों, कवियों और लेखकों का घर था। 1857 विद्रोह। जैसे ही 1857 का भारतीय विद्रोह फैल गया, सिपाही रेजिमेंट दिल्ली में मुगल दरबार में पहुंचे। धर्मों पर जफर के तटस्थ विचारों के कारण कई भारतीय राजाओं और रेजिमेंटों ने उन्हें स्वीकार किया और उन्हें भारत के सम्राट के रूप में घोषित किया। 12 मई 1857 को जफर ने कई वर्षों में अपने पहले औपचारिक दर्शकों को रखा। 16 मई को सिपाहियों और महल के नौकरों ने 52 यूरोपीय लोगों को मार डाला जो महल के कैदी थे और जिन्हें शहर में छिपा हुआ पाया गया था। जफर के विद्रोह के बावजूद महल के सामने एक पीपल के पेड़ के नीचे फांसी दी गई थी। बाद में यह माना गया था कि बहादुर शाह नरसंहार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन वह इसे रोकने में सक्षम हो सकते थे और इसीलिए उन्हें अपने मुकदमे के दौरान सहमति देने वाला पक्ष माना जाता था। दिल्ली की घेराबंदी के दौरान जब अंग्रेजों की जीत निश्चित हो गई, जफर ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली, एक ऐसे क्षेत्र में जो तब दिल्ली के बाहरी इलाके में था। मेजर विलियम हॉटसन के नेतृत्व में कंपनी की सेना ने मकबरे को घेर लिया और जफर को 20 सितंबर 1857 को पकड़ लिया गया था। अगले दिन हॉटसन ने अपने बेटों मिर्जा मुगल और मिर्जा खिज्र सुल्तान और पोते मिर्जा अबू बख्त को दिल्ली गेट के पास खूनी दरवाजा में अपने अधिकार के तहत गोली मार दी और दिल्ली पर कब्जा करने की घोषणा की। बहादुर शाह को खुद अपनी पत्नी की हवेली में ले जाया गया, जहां उनके अपहरणकर्ताओं द्वारा उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया था। जब अपने बेटों और पोतों की फांसी की खबर लाई गई तो पूर्व सम्राट को इतना हैरान और उदास बताया गया कि वह प्रतिक्रिया करने में असमर्थ रहे। उनका इम्तिहान। यह मुकदमा सिपाही विद्रोह का परिणाम था
और 21 दिनों तक चला। 19 सुनवाई, 21 गवाह और फारसी और उर्दू में 100 से अधिक दस्तावेज उनके अंग्रेजी अनुवाद के साथ अदालत में पेश किए गए। जफर पर मुकदमा चलाया गया और 4 आरोप लगाए गए। मुकदमे के 20वें दिन बहादुर शाह द्वितीय ने इन आरोपों के खिलाफ खुद का बचाव किया। जफर के सबसे भरोसेमंद विश्वास पात्र और उनके प्रधानमंत्री और निजी चिकित्सक हकीम एहसानुल्लाह खान ने जोर देकर कहा था कि जफर ने विद्रोह में खुद को शामिल नहीं किया था और खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया था। लेकिन जब जफर ने आखिरकार ऐसा किया तो हकीम एहसानुल्लाह खान ने खुद के लिए माफी के बदले में मुकदमे में उनके खिलाफ सबूत प्रदान करके उन्हें धोखा दिया। अपने आत्मसमर्पण पर होडसन की गारंटी का सम्मान करते हुए जफर को मौत की सजा नहीं सुनाई गई, बल्कि रंगून, बर्मा में निर्वासित कर दिया गया था। उनकी पत्नी जीनत महल और परिवार के कुछ शेष सदस्य उनके साथ थे। 7 अक्टूबर 1858 को सुबह 4 बजे जफर ने अपनी पत्नियों और 2 शेष बेटों के साथ लेफ्टिनेंट ओमने की कमान में 90 लैंसर्स द्वारा संरक्षित बैलगाड़ियों में रंगून की ओर अपनी यात्रा शुरू की। उनकी मृत्यु 1862 में 87 वर्ष की आयु में उन्होंने कथित तौर पर कुछ बीमारी हासिल की। अक्टूबर महीने में उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें शोरबा चम्मच से खिलाया जाता था, लेकिन उन्हें 3 नवंबर तक यह भी मुश्किल लगा। 6 नवंबर को ब्रिटिश आयुक्त H.N. डेविस ने दर्ज किया कि जफर स्पष्ट रूप से अपने गले के क्षेत्र में क्षुद्रह विकृति और पक्षाघात से डूब रहे थे। उनकी मृत्यु की तैयारी के लिए डेविस ने चूने और ईंटों के संग्रह की कमान संभाली और उनके दफन के लिए जफर के बाड़े के पीछे एक स्थान का चयन किया। जफर का निधन शुक्रवार 7 नवंबर 1862 को सुबह 5 बजे हुआ था। जफर को शाम 4 बजे 6 जिवाका रोड पर शेफ्तागोन पगोड़ा के पास शेफ्तागोन पगोड़ा रोड यंगून के साथ चौराहे के पास दफनाया गया था। बहादुर शाह जफर दरगाह की दरगाह 16 फरवरी 1991 को उनके मकबरे की बरामदगी के बाद बनाई गई थी। डेविस ने जफर पर टिप्पणी करते हुए उनके जीवन को बहुत अनिश्चित बताया। कई व्यक्ति बहादुर शाह जफर के वंशज होने का दावा करते हैं, जो पूरे भारत में हैदराबाद, औरंगाबाद, दिल्ली, भोपाल, कोलकाता, बिहार और बेंगलोर जैसे स्थानों में रहते हैं। हालांकि दावे अक्सर विवादित होते हैं। बहादुर शाह जफर एक धर्मनिष्ठ सूफी थे। उन्हें एक सूफी पीर के रूप में माना जाता था और मुरीद या विद्यार्थियों को स्वीकार करते थे। समाचार पत्र दिल्ली उर्दू अखबार ने उन्हें युग के प्रमुख संतों में से एक दिव्य दरबार द्वारा अनुमोदित के रूप में वर्णित किया था। तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।